ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चन है और इसका दो लाइन जो और है वो इस पेज में है। ओके, कंटिन्यूटी में ये क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो देखते हैं डिस्कशन पार्ट में। फर्स्ट विल बी इंट्रो। व्हाट शुड बी द इंट्रो? टेल मी वन बाय वन। क्या होनी चाहिए इसकी भूमिका? यस, चलो अगर तुम नहीं भी बता सकते हो क्या होना चाहिए तो कम से कम हिंट दे दो। इसमें सर हमें ये लिखना चाहिए, इस तरह की चीजें लिखनी चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो, नो वरीज। यस दीप, इसमें क्या लिखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में? शिवली, तो हम ये लिख सकते हैं कि एज ओल्ड टाइम से प्रेस हैज बीन अ पावरफुल टूल expressing or spreading views and also to reach out people. ओके, ललिता, सर इसे लिख सकते हैं हम। बोलो एक एक करके बोलो। ललिता बोलो, 18वीं दीप बोलना रुक जाओ, ललिता का आगे। ओके ओके सर, ओके सर। सबसे पहले मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया में जैसे 19th सेंचुरी से उससे पहले भी 20th सेंचुरी में इंडिया जो है उसमें सोशल इवल्स ज्यादा दिखाया जाता है ना, तो इसको एक्सपोज करने के लिए मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे करके स्टार्ट। ओके, यू टेल मी कि देखो इसमें क्या करना है। ट्रेस आउट द, देखो यहाँ पे कुछ बेसिक कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। व्हेनेवर यू वांट टू राइट एन आंसर यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, रोल ऑफ प्रेस, ओके, फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो दीज आर द कीवर्ड्स। रोल ऑफ प्रेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। इधर कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। प्रेस वाज एन इफेक्टिव वेपन, ओके, एंड in the hand of social reform groups. Okay, now see, these social evils, these social evils were the part of uh, the Indian society during British period, isn't it? लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये हो रही है, रोल ऑफ प्रेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो प्रेस का रोल बताना है किस कॉन्टेक्स्ट में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। लेकिन हमें इन बातों को भी नहीं भूलना है। ये जो स्टेटमेंट है इसके ही कॉन्टेक्स्ट में बताना है। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें प्रेस के रोल को दिखाना है कि प्रेस किस तरह से इन सब सोशल एविल्स को कर्ब करने में और सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट थे उनको चलाने में बहुत हेल्प किया है। तो नेशनलिज्म की बात आ रही है। somebody is entering right now, let me see. Sumit, why are you too late? Too late. सॉरी सर, थोड़ा सा नहीं, टाइमिंग डिनर वगैरह का काफी मैच हो जाता है। ओके, नहीं कल से डिनर पहले कर लेना है ना। चलो आ जाओ। देखो, तो ओके यही सर। बात हो रही है कि भाई जब हम प्रेस आउट द रोल ऑफ प्रेस, कोई बात नहीं, तुम उसमें देख लेना वीडियो में जो रह गया, बट फिर भी टाइम पे आओ। प्रेस आउट द रोल ऑफ प्रेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म, intro, in intro you can put this, I mean you can focus on this word, that is nationalism, राष्ट्रवाद, है ना। तो जो इंडिया में नेशनलिज्म की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो जागी थी, क्यों ऐसा हुआ था?
क्या इसके लिए सिर्फ ब्रिटिश ब्रिटिश का जो रूल था वही रिस्पॉन्सिबल था या कुछ और भी रीजन थे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म? तो एक और बार रिपीट कीजिए जो क्वेश्चन पूछे। मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया में नेशनलिज्म जो राइज हो रहा था उस टाइम में, उसके पीछे, उस नेशनलिज्म के पीछे क्या सिर्फ ब्रिटिश का रोल था या कुछ और भी फैक्टर थे? तो सिर्फ ब्रिटिश का तो रोल नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके नेशनलिज्म का राइज हुआ। हाँ, ब्रिटिश का कुछ हद तक रोल था हम्म, करप्शन का, एक्सप्लॉयटेशन का, बट वो ओवरऑल पूरा पूरी नहीं कह सकते हैं। तो किसको देंगे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? चलो, तुमने ब्रिटिश का रोल बताया कि ब्रिटिश का रोल था फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो बाकी रोल किसको देंगे? तो सोशल रिफॉर्मर। रिफॉर्मर्स? हाँ, ठीक है। हाँ। रिफॉर्मर्स मीन्स दैट इज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, है ना, सामाजिक धार्मिक यस सर। सुधार आंदोलन। ठीक है। तो इंडिया में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के उदय के लिए दो फैक्टर स्ट्रॉन्ग दिखते थे। एक तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, ओके, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है। तो यही दो पॉइंट तुम्हें मेनली इसको डिस्कस करना है, और दो पॉइंट दिमाग में रखना है कि इंडिया में नेशनलिज्म के राइज होने के, राष्ट्रवाद के उदय होने के पीछे दो कारण थे मेनली, ब्रिटिश रूल एंड सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स। तो क्या हम इंट्रोडक्शन में इसको डाल सकते हैं ना भाई, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, तो इन दो चीजों को डाल सकते हैं। तो यस, व्हाट हाउ कैन वी राइट? देखो, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट सामने हैं। तो इन्हीं दो पॉइंट से तुम इंट्रोडक्शन बना लोगे। कैसे बनाना होता है, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए कभी भी जब एग्जाम में, आई मीन जब मेंस के एग्जाम में हम अपीयर होते हैं, तो हमारे सामने पूरा आंसर कभी नहीं होता, हमारे दिमाग के ऊपर, यानी कि हमारे मेमोरी में अ, बहुत कुछ होता है, बट सडनली हमारे सामने पूरा आंसर खुल के नहीं आता। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं, की सेंटेंसेस आते हैं, की टर्म्स आते हैं, और उन्हीं की टर्म्स या की सेंटेंसेस के बेसिस पे हमें अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखना होता है। ठीक है। की टर्म्स के बेस में तो तुम्हें याद यही सब आएगा वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में। ओके। अब देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हो, मेनी हिस्टोरियंस, या फिर मेनी ऑफ, ऐसे लिख लो, मेनी हिस्टोरियंस और मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है। कंसीडर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, है ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना था, इतिहासकारों का मानना था कि भाई जो राष्ट्रवाद का उदय होता है इंडिया में, वो ब्रिटिश रूल के कारण हुआ है ना। जो ब्रिटिश रूल ने अपना वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह दिया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ वगैरह का, वो भी डाल सकते हो। लेकिन उतना टाइम नहीं हो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। जब भी आंसर लिखो तो हमेशा ये बात दिमाग में रखना है कि हमें किस चीज़ को फोकस करना है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार लिखते लिखते हम आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, और जो चीज़ें लिखनी थी उस पर कम फोकस हो जाता है, और सारा वर्ड हमारा बेकार हो जाता है, क्योंकि वर्ड लिमिट है वहाँ पे। वर्ड लिमिट दिया तो थोड़ा सा भी इधर उधर लिखोगे तो तुम्हारे वर्ड्स क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, है ना। ब्रिटिश रूल, इसमें भी लिख दो, हाउएवर
अनदर इम्पॉर्टेंट रोल, है ना, इन द ग्रोथ ऑफ पिछले वाले रिकॉर्डिंग में स्क्रीन पूरा दिख नहीं रहा था, अभी मैंने उसमें सेटिंग में जाके, तुमने जो वीडियो जिन्होंने देखा है वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, अभी मैंने सही कर दिया उसको। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाज प्लेड बाय, ऐसे लिख लो, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ओके, मूवमेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी, थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। देखो यूपीएससी में, यूपीएससी की प्रिपरेशन जब करते हो, आंसर लिखते हो, तो उसमें हिस्ट्री में तुम्हें छोटे छोटे डेटा और फैक्ट याद नहीं रखने, मेजर जो इवेंट है या मेजर डेट्स हैं, है ना, उसको तुम्हें बस ध्यान में रखना होता है, इतना भी लिख लोगे तो बहुत है। बहुत ज़्यादा इस पे फोकस नहीं होता है, एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि नेशनलिज्म के राइज होने के लिए ये सारे फैक्टर थे, ब्रिटिश की पॉलिसी थी या सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, है ना, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रेस का तुम अलग से डालोगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग धर्म, इट्स टू लेट। सर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था आज, इसके लिए सर। ओके ओके, चलो ठीक है, तुम लोग रिकॉर्डिंग ले लेना जो लोग लेट आ रहे हैं, बट कोशिश करो टाइम पे आ जाओ। नेटवर्क का तो इशू है, बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, आज के लिए सिर्फ बार था, अभी कल से ठीक है सब पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, चलो देखो आगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इसमें अब तुम्हें क्या करना है कि मैंने ये तो बता दिया तुमने, इंट्रोडक्शन इस तरह से लिख लोगे, बट यहाँ किस पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द रोल ऑफ प्रेस। तो ये बात दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए। एंड रोल ऑफ प्रेस was one of the most important reason or factor behind the rise of nationalism in India. Okay, so in this way you can add here, like important role in the growth of nationalism was played by socio-religious movement of 18th century. अब साथ में तुम ये भी लिख सकते हो, along with, I mean, या फिर ऐसे लिख लो, another important weapon was press in the hand of नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वेपन क्या था, प्रेस था। तो इसको वहां जब एग्जाम में लिखते हो तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरलाइन कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट वेपन वाज प्रेस इन द हैंड ऑफ नेशनलिस्ट। यहाँ ब्रिटिश रूल को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि एक रीजन तुम बता रहे हो, दूसरा रीजन बता रहे हो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तीसरा बता रहे हो प्रेस। इसको इस तरह से अंडरलाइन करके तुम अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हो, इन द हैंड ऑफ नेशनलिस्ट। सो let's see the role of press। ठीक है, प्रेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। किसी की बात करना, अब आंसर इस पे लिखना है, नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस कुड बी योर इंट्रोडक्शन, एक तरह से ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द बॉडी और द कंटेंट पार्ट ऑफ द आंसर। ओके, अब तुम लोग बताओ एक एक करके कि प्रेस का क्या रोल था। ये समझ गए इंट्रोडक्शन? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ललिता, शिवली, दीप, Yes, sir. सुमित, यस सर। हम तो लेट है थोड़ा, चलो।
अब एक एक करके बताओ तुम लोगों के दिमाग में क्या है. हाउ प्रेस वॉज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सर न्यू आइडियाज को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा था, द आइडियाज, वेस्टर्न आइडियाज ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी. हम्म. सर वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, ठीक है. मतलब जो प्रेस था वो बाहर के यहाँ के थॉट को बाहर के थॉट से कंपेयर भी करता था, है ना. उस समय क्या आइडियाज थे बाहर के लोगों के और हमारे कंट्री में. तो इस तरह से हम एक एनालिसिस कर पाते थे कि जो प्रेस का रोल है, अगर प्रेस नहीं होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि बाहर के लोग, है ना, वो किस तरह के थॉट रखते हैं हमारे कंट्री के लिए. तो ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फैक्ट बट यू कैन राइट हियर. तो ये भी लिख सकते हो पॉइंट. हाँ, तुम क्या बोले थे सुमित, बोलो पहले. सर वेस्टर्नाइजेशन ही बोला था मैंने। हाँ, तो यही है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल का रोल है, आइडिया है, मतलब वेस्टर्न कंट्री का, हम अपने इंडिया में भी उसको देख सकते थे. So it was bringing national consciousness. What you can write role of intellectuals and their ideas. ठीक है, और सर ideas रोल ऑफ कल्चर वगैरह का भी। was circulated by press as well as such ideas. और जो आइडिया थे can be compared or analyzed in the alignment of Western thoughts. Western opinion. ठीक है, और कोई नेक्स्ट पॉइंट बताओ. What could be the सर next point for this question? सर प्रोपोगेशन ऑफ कल्चर। हम्म, वो तो ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस वगैरह जो उसका भी रोल था, है ना, कि भाई. तो ये लिख सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट भी, प्रेस आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोविंशियल लिटरेचर एंड कल्चर्स, है ना. तो वो कल्चर विच वेयर, ये भी लिख दो साथ में, विच वेयर प्रोविंशियल इन नेचर, विच वेयर प्रोविंशियल इन नेचर बट नेशनल इन कंटेंट, है ना. प्रोविंशियल इन नेचर बट नेशनल इन कंटेंट. उनका कंटेंट जो था नेशनल लेवल का था लेकिन नेचर प्रोविंशियल था. तो प्रोविंशियल लैंग्वेज में जो प्रेस होती थी उसको कौन सा प्रेस बोलते थे? वर्नाकुलर. वर्नाकुलर प्रेस का मतलब लैंग्वेज, है ना, प्रोविंशियल रीजन जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह में, यूपी वगैरह में प्रोविंशियल लिटरेचर भी काफी ग्रो किया. और कोई बताओ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हम्म,
शिवली, ललिता। तो ललिता, शिवली तो बता सकते हो, तुमने तो शिवली, सुमित, दीप, तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बिकॉज तुम लोग ये वाला पोर्शन कर चुके हो कहीं ना कहीं। सर एग्जैक्ट कीवर्ड तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो काइंड ऑफ यूनिटी और इंटीग्रेशन पे जो काम हुआ था प्रेस के आने के बाद, हम्म, क्योंकि पहले काफी चीजें जो है वो सेग्रीगेटेड थी। बिल्कुल ठीक है। हम्म, सर मैंने 8 पॉइंट लिखा हो, मैं पढ़ के बताऊं? एक पॉइंट पहले हेल- इसका डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं दीप जी तुम्हारे बिल्कुल। पॉइंट पर भी, है ना। ओके ओके तो सर। देखो इसमें क्या है कि जो ये लिख, जो सुमित ने कहा उस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन, others can also write these points, एक्सटेंशन। अब तुम्हें यही सब पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ऑफ द प्रेस in India brought about closer social and intellectual contacts between the various regions of India। ठीक है, अब बताओ दीप तुम। यस दीप। यस सर। सर पहला पॉइंट है राष्ट्रीय जागृत और सामाजिक सुधार। राष्ट्रीय जागृति और सामाजिक सुधार, ठीक है। और दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। वही तो बताना है कौन सा भूमिका। जी। और तीसरा लिखा हूँ प्रमुख प्रकाशन और नेता। और नेता, ठीक है। चौथा है स्वतंत्रता के बाद का युग और राष्ट्र निर्माण। और नेक्स्ट है सर तकनीकी आवाज कम हो गई तुम्हारी अभी। तकनीकी कुछ पॉइंट बोल रहा था, तकनीकी दिक्कत आ गई थी। और हाँ, वैश्वीकरण। तकनीकी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, बोलो बोलो दीप। वैसे कुछ आ रही, प्रॉब्लम आ रही क्या नेट में तुम्हारे? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलो। यस सर, थोड़ा वाईफाई वीक हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक पॉइंट बोलो, कोई भी स्ट्रांग पॉइंट बोलो, जितना भी तुम्हारे पास पॉइंट है उसमें से, जो तुम्हें लग रहा है कि अभी तक नहीं हुआ डिस्कस। के पॉइंट्स देखो, मैं एक बात बता दूं, तुम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स चाहिए हमें, और एक एक पॉइंट एकदम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। भले ही तुम 5 ही पॉइंट लिखो पूरे आंसर में, लेकिन पांचों पॉइंट बहुत स्ट्रांगली तुम्हें, तुम्हारा इफेक्टिव पॉइंट्स होना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल केस स्टडीज डाल के तुम्हारा आंसर एकदम सुपर्ब हो जाना चाहिए, सो दैट पढ़ने वाला पढ़ के ये ना सोचे कि इसके नंबर में कैसे काटूं, यहाँ पे ठीक ठाक तो लिखा है। ठीक ठाक, ठीक ठाक बहुत होता है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में ऐसा नहीं कि कोई कोहिनूर का हीरा मिल जाता, अरे ये आंसर तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कभी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक ठाक आंसर भी सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक ठाक बहुत बड़ी बात है, मतलब हम नॉर्मल लाइफ में जो ठीक ठाक बोलते हैं, यूपीएससी अगर उसको ठीक ठाक कह रही है तो समझो वो बहुत बढ़िया आंसर है। लेकिन यूपीएससी उसको ये नहीं कहेगी कि दिस इज द बेस्ट आंसर, अच्छा ये कैंडिडेट तो आज तक मैंने पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं, ऐसा कभी यूपीएससी नहीं कहेगी।
तुम्हारा जो तुम्हारे लिए या फिर सबके लिए जो बेस्ट आंसर है यूपीएससी उसको कहेगी ठीक है, अच्छा है, गुड। तो बताओ ऐसे पॉइंट्स बताओ और भी शिवली, और कुछ बताओ ललिता, सुमित। stress, the stress like criticism जो था सोशल ईवल के और भी तरफ जो कुछ कुछ तकनीकी आ स्ट्रॉन्ग रहा है, तकनीकी समस्या। तो अब ठीक है। हाँ अभी थोड़ा और तेज बोलना। हाँ बोलो शिवली। तो हाँ। एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कर रहा था जो ऑनगोइंग सोशल इवल्स चल रहे थे बहुत सालों से, उसका एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कर रहा था और पीपल को दे इट वाज मेकिंग देम थिंक रीथिंक हम्म ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स। हम्म, ठीक है। मतलब जो चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही थी अकॉर्डिंग टू शिवली की, उस पे प्रेस को आने के बाद लोगों ने उस पर सोचना शुरू कर दिया, है ना। ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। और कोई पॉइंट बताओ, मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। देखो अगर प्रेस नहीं होता तो गांधी जी का भी काम नहीं होता, जो कल हमने करा था। वहां से भी तुम एक इंस्टेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट विदाउट प्रेस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस ऑफ, है ना, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस could not have been prepared, नहीं हो सकते थे, could not have been prepared and held and big political movements, पॉसिबल नहीं था विदाउट प्रेस के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और भी कुछ बताओ। धर्म तुमने कुछ नहीं बताया अभी तक। 4 पॉइंट हुए, एक दो और बताओ फिर कंक्लूजन लिखेंगे। वर्नाकुलर वाले पे ही कुछ बोलो तुम लोग, वर्नाकुलर तो पढ़ा है ना तुमने। सर हम्म लॉस्ट इंडियन एंशियंट इंडियन आइडेंटिटी जो था जो ब्रिटिश के आने के बाद दब गया था या फिर हम्म दे ट्राइड टू कवर इट अप, उसको वापस रिवाइव करने में प्रेस का बहुत बड़ा रोल था कि इंडियंस का जो मोरालिटी लूज हो गया था हम्म, ठीक है, वेरी गुड। उसको रिवाइव करने में हेल्प किया। ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह सकते हो। बिल्कुल, प्रेस के आने के बाद अवेकनिंग हुई थी, है ना। व्हाट यू कैन राइट, प्रेस वाज responsible for the national awakening, है ना। कॉन्सियसनेस, ओके।
responsible for national awakening of consciousness, awakening of what you can say morals, ठीक है, and the confidence which was suppressed by British through their various policies, various complex policies. ओके ठीक है, ये भी पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट है स्ट्रॉन्ग। ओके, बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमने इसमें क्लियर कट डिवीजन कर लिया इन पॉइंट्स में। नाउ राइट द कंक्लूजन। अब आते कंक्लूजन पे। यस, टेल मी व्हाट कुड बी द कंक्लूजन। सुमित, दीप, क्या होना चाहिए कंक्लूजन? तो बहुत बार स्ट्रेस को रेगुलेट करने की कोशिश किया गया, इसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हम्म, but still stress continued to play an important role for the national freedom struggle. हम्म। यहाँ पे देखो कंक्लूजन लिखना है कि हमने बात किया ट्रेस आउट कर लिया हमने, एक एक पॉइंट ट्रेस आउट कर दिया। ट्रेस आउट का मतलब क्या होता है हिंदी में? रेखांकित करना, है ना, यानी एक एक पॉइंट लिखा हमने, रोल ऑफ प्रेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ से तुमको कंक्लूड करना है पॉइंट को लेकर ही। तो इसका थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन जैसा है ना, इंट्रोडक्शन से ही कुछ थोड़ा बहुत ले सकते हो कंक्लूजन का भी, क्योंकि बातें एक ही हैं। अब तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कंक्लूजन, ऑल्दो देयर वेयर वेरियस factors responsible for the growth of sentiments, है ना, towards nation या towards country, that is nationalism and ultimately press was playing a role of weaver, ठीक है, weaver by knitting the various, I mean differences in society and culture without such effort of press it was not। ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, तुम भी ऐसे ही लिख सकते हो खुद की अपने लैंग्वेज में।
क्या लिखा मैंने? वी वर eliminating the various differences in society and culture without such effort of press it was not possible for the reformist possibly it was not possible ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए. इट वॉज नॉट पॉसिबली, इट वॉज नॉट पॉसिबल ऐसे लिख सकते हो. फॉर द रिफॉर्मिस्ट टू ब्रिंग unity in the mindset of Indians which ultimately paved the way for freedom struggle. Finally, freedom struggle का रास्ता खुला and India become independent. Okay, so in this way you can conclude. I hope you have written this. लिख लिया सबने? Yes, sir. देखो, इसमें कंक्लूजन में तुम्हें अपनी लैंग्वेज डालनी है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो लिखा है ये एक सैंपल है या फिर एक आइडिया है जो हम यहाँ डिस्कस करके निकाल रहे हैं ना. इस पूरे सेशन का यही क्रक्स है कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग हमें फ्रेम करना है. वी आर फ्रेमिंग द थिंग्स. हमारे पास कोई मॉडल आंसर नहीं है. वी डोंट हैव मॉडल आंसर. तो जो यूजुअली हर जगह होता है कि एक मॉडल आंसर बता दिया जाता है या दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं. हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन के थ्रू जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसके बाद ये मॉडल आंसर प्रिपेयर हो रहा है. ठीक है, तो ये मॉडल आंसर प्रिपेयर हुआ हमारे डिस्कशन से. दैट्स वाई दिस इज फ्रेमिंग सेशन. इसको हम फ्रेमिंग सेशन ही बोलेंगे. दिस इज नॉट आंसर राइटिंग सेशन. बट हाँ, इस आंसर फ्रेमिंग सेशन के डायमेंशंस हैं बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल, आज हमने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए. तो कोई भी एक जो टॉपिक होता है वो 3 स्टेजेस में चलता है. फर्स्ट स्टेज वाज प्रील्यूड अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. वहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया 1 घंटे में. स्टेज 2 का ये पार्ट 1 था. सॉरी, स्टेज 2 का भी पार्ट 2 है. ये पार्ट 1 हो चुका था कल एक क्वेश्चन और पार्ट 2 में आज का क्वेश्चन हो गया. स्टेज 3 में क्या करना है? आफ्टर फ्यू डेज अब तुम और थोड़ा सा पढ़ लो मॉडर्न इंडिया को, और इन स्टेज 3 आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चन जैसा तुम्हें पहले भी मिल चुका है इसमें एंशिएंट और मेडाइवल में. तो ये 2 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में होंगे. यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे होंगे और तुम्हें यहीं पे लिखना है. इसी जो 1 घंटे का सेशन में 2 क्वेश्चन लिखना है तुम्हें आधे घंटे में, जैसा पहले भी होता है. दिस इज द थर्ड स्टेज. और इस क्वेश्चन लिखने के बाद मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन दूंगा एज अ असाइनमेंट. ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन जो तुम्हें लगे वो भी मुझसे चेक करा सकते हो. और ये वाला तो मैं इवेल्युएट करने ही वाला हूँ. ये 2 क्वेश्चन हैं और प्लस इसमें से भी कोई भी एक क्वेश्चन तुम इवेल्युएट करा सकते हो और बाकी तुम खुद से लिखकर उसकी प्रैक्टिस करोगे. ये असाइनमेंट होगा. दैट विल बी द पार्ट ऑफ द असाइनमेंट. तो 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक. लाइक मॉडर्न इंडिया है तो उससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसको प्रैक्टिस करो. इसमें कि एक क्वेश्चन मैं चेक कर दूंगा और ये 2 क्वेश्चन तो मैं तुम्हारा इवेल्युएट करना ही करना. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर 2025 एंड प्लीज सीरियसली पढ़ाई करो, है ना. लाइफ में बार बार मौका नहीं मिलेगा और पूरी तरह से डेडिकेटेड होके अपनी प्रेजेंट शो करो यहाँ पे, है ना. और इसके बेनिफिट्स तुम्हें बहुत जल्दी दिखाई देंगे. जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको दिख भी रहा होगा. ठीक है, चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. Good night, sir. गुड नाइट. गुड नाइट.